सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपनों ने बात की थी मिश्रण के बारे में और मिश्रण के पार्ट्स किए थे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो उसमें लास्ट टाइम अपनों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था विषमांगी मिश्रण, और जिसमें अपनों ने पढ़ा था कि जिसमें पदार्थ जो है वो एक दूसरे में विलय ना हो, यानी एक दूसरे में घुलते ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एक से अधिक क्या बनेगी, प्रावस्था बनेगी, यानी आपको रेत अलग दिखाई देगी और जल अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो वो कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद अपने बात करेंगे इसके आगे और कौन कौन से विषमांगी मिश्रण में ऐसे शब्द हैं जो अपने को याद रखें, जैसे कोलाइड हो गया, टिंडल प्रभाव हो गया, पायस हो गया, इमल्सन हो गया, निलंबन हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं अपने विषमांगी मिश्रण। इसमें अपने को जो पढ़ना है, जो इससे जुड़े अपने पास फैक्ट हैं, जैसे एक तो गया कोलाइड, एक कोलाइड हो गया और एक हो गया टिंडल प्रभाव। ये कुछ ऐसे शब्द है जो अपने को सुने तो हैं लेकिन इनके बारे में पता नहीं है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। पायस और इसको बोलते हैं इमल्सन, और एक आता है निलंबन। निलंबन और एक होता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, तो ये सारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं कोलाइड से लेके निलंबन, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किससे, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कोलाइड के बारे में। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड देखो, कोलाइड का मतलब ये होता है कि अपने को दिखने में तो लगता है वो चीज घुली हुई है लेकिन असल में घुलती नहीं है। अब जैसे बात करें दूध की, दूध में क्या होता है, वसा भी होता है। अब जैसे ही उसको गर्म करोगे तो आपको वसा तो अलग दिखने को मिल जाएगी और जो ठोस पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वो क्या है, कोलाइड। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, कोलाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है। कोलाइड एक तो बना होता है परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक बना होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम। अब इसको याद करने से बड़ी है तो आपको बता दें, ये तो होता है विलय के समान। किसके समान? विलय, विलय के समान। ये विलय के समान है तो ये किसके समान होगा, लायक के समान। अब इसमें घुलता कौन है, विलय घुलता है, यानी विलय घुलता है, और घुलता किसमें, ब्लैक में। ठीक है, तो ये तो अपने को पता ही है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें बात करें कोलाइड में, आपको और क्या इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। इसमें जो कणों का आकार है, कणों का आकार वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब 100 नैनोमीटर तक हो सकता है तो ये जो कण है अपने को देखने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अपनों ने बात की समांगी मिश्रण में जो कण है आपके, कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम। इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की। तो इसमें ये कण प्रकाश की उपस्थिति में दृश्यमान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 1 नैनोमीटर से एक है ज्यादा है, और समांगी मिश्रण में क्या था, 1 नैनोमीटर से छोटे थे, इसलिए दृश्यमान नहीं होते, दृश्यमान होते हैं। ठीक है, दृश्यमान का मतलब ये होता है कि ये क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये फैक्ट पढ़ा था। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था कि समांगी मिश्रण में जो आपके पास अवयवों का पृथक्करण है वो किससे संभव है, भौतिक विधियों से, जिसमें अपने आसवन, प्रभाज्य आसवन ये पढ़ा था, तो इसमें भी संभव है। लेकिन इसमें जो संभव है पृथक्करण का वो है यांत्रिक भौतिक विधियों से। तो इसमें जो पृथक्करण होएगा
वो किससे होगा? यांत्रिक भौतिक विधियों से। बस इसमें ये ध्यान रखना, उसमें भौतिक विधियों से होता है, इसमें किससे होता है? यांत्रिक भौतिक विधियों से। भौतिक यानी यांत्रिक भौतिक का मतलब है जैसे विद्युत अपघटन हो गया, और एक आता है ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक है, वो तो आता है 12th क्लास में आ जाता है, लेकिन वो किससे संबंधित है? यांत्रिक भौतिक विधियों से, ठीक है। अब ये तो बात होगी किसकी? कोलाइड की। कोलाइड में अपने को ये ध्यान रखना है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है किस में घुलती है? परिक्षेपण में। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्पर्स, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। उसके बाद बात करते हैं अपने टिंडल प्रभाव की। तो टिंडल प्रभाव क्या आता है वो भी अपने देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव, सबसे पहले तो बात करें ये दिया किसने? तो पूरा नाम है इसका जोसेफ टिंडल। जोसेफ टिंडल ने दिया। तो टिंडल प्रभाव क्या करता है? देखो अपने पास जैसे घरों में रोशनदान है, रोशनदान से जैसे ही धूप आती है तो धूप के साथ क्या आते हैं? कण भी आते हैं, तो वो अपने को क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। इसका मतलब यही है कि रोशनदान से आने वाली धूप में अपने को क्या दिखते हैं? धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो धूल के कण किसके रूप में अपने को शो होंगे? तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी आपके पास वो बनेगी कोलाइड। कोलाइडी कणों में प्रकाश किरण पड़ने से प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन तथा कोलाइडी कण दृश्यमान हो जाते हैं। ठीक है, और कोलाइडी कण मतलब जो आपको धूल के कण दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ध्यान रखो तो वही ध्यान रख लो कि जो रोशनदान है, रोशनदान में आने वाली धूप के साथ धूल के कण दिखाई देना। वही क्या होगा? आपका टिंडल प्रभाव। और ये दिया किसने? जोसेफ टिंडल ने। तो ये डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है, ये अपने को ध्यान रखने। इसी के साथ मिलता जुलता है ब्राउनी गति। तो अपने ब्राउनी गति भी पढ़ लेते हैं। ब्राउनी गति, तो ब्राउनी गति किसने दिया? तो ध्यान रखना इसका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउनी। रॉबर्ट ब्राउनी। अब रॉबर्ट ब्राउनी क्या कहता है कि जो आपके पास कोलाइडी कण है इनकी जो गति है यानी स्पीड, कोलाइडी कणों की गति यानी इनकी जो स्पीड है, एक तो है अनियमित यानी रेगुलर नहीं है, और उसके बाद बात करें अनियमित, अनियमित के साथ इसकी जो गति है वो कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जिग जैग। अब जिग जैग रूप में कैसे होगी? जैसे मान लो ये कोई कण है, ये पहले आया फिर यहाँ गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? तो ये कैसे भी है? ये किस रूप में? जिग जैग रूप में। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। और जिस मीटर से इसको नापा जाता है उसको बोलते हैं जिगमोडी। क्या बोलते हैं इसको? जिगमोडी। तो ये अपने को इतना नहीं ध्यान रखना, अपने को ये ध्यान रखना ब्राउनी गति होती क्या है, यानी कोलाइडी कणों की जो गति है अनियमित रहती है और कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे रहती है ये अपने ने देख लिया।
तो ये तो बात होगी ब्राउनी गति, और उससे पहले अपनों ने पढ़ा कोलाइडीकरण और टेंडल प्रभाव, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं अपने इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन जिसको अपने बोलते हैं पायस। अब देखो, अपनों ने सबसे पहले बात की थी समांगी और विषमांगी, जिसमें अपने पास अलग अलग पार्टिकल थे, या थे ठोस होगा या द्रव होगा, या द्रव होगा तो गैस होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग रहते हैं। इमल्सन में क्या होगा, आपको द्रव और द्रव कोलाइड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी प्रावस्था से बनने वाले इसको क्या कहते हैं? पायस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पायस। यानी इसमें जो दोनों अवस्था होंगी वो कैसे होंगी? द्रव और द्रव, ठीक है। तो कोलाइड में अपनों ने बात की कोलाइडी, तो कोलाइड में अपने ने बात की अपने पास दो अवस्था, एक तो अपने पास परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक अपने पास परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है? द्रव, यानी प्रावस्था भी द्रव है और ये भी क्या है? द्रव, ठीक है। तो इसमें जो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, इसमें एग्जांपल एक तो हो गया दूध, और एक ध्यान रखना है इसमें एक आता है वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम, तो ये दोनों एग्जांपल है वो किसके? इमल्सन या पायस के, यानी जिसमें आपको दोनों कोलाइडी किस में मिलेंगे? द्रव द्रव में, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव में होगी और परिक्षेपण भी किस में होगा? आपका द्रव में। तो ये तो बात होगी पायस। तो इन दोनों में अपने डिफरेंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो होता है, जैसे बात करें पायस की, एक तो होता है जल में तेल, जल में तेल, ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं OW। OW का मतलब ये होता है ऑयल इन वाटर, ठीक है। अब इसमें देखो जो आपके पास परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो कौन सी होगी? तो इसमें घुल क्या रहा है? तेल घुल रहा है, और किस में घुलेगी? परिक्षेपण माध्यम में। तो जो आपके पास ऑयल है, ऑयल यहाँ पे क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था, और तेल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? वसा, ठीक है। वसा मतलब जैसे दूध में क्या होती है? वसा होती है। तो ये क्या है? अपने पास परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसी के साथ एक आ जाएगा आपके पास परिक्षेपण माध्यम। तो ये ऑयल तो यहाँ पे आ गया, और क्या रह गया? जल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपनों ने पढ़ ही लिया, क्या था? दूध। उसी तरह ये तो हो गया जल में तेल। उसके बाद बात करें तेल में जल, तेल में जल, तो इसको क्या लिखोगे? वाटर एंड ऑयल। तो यहाँ पे जो आपके पास परिक्षिप्त जो अवस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जो विलय है इसमें क्या है? जल। और उसके बाद है परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम, और इसमें क्या आ जाएगा? ऑयल यानी तेल। तो एग्जाम्पल में ध्यान दें तो ब्यूटी पार्लर में सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा? ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी क्रीम, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है तेल में जल वाला, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी क्रीम। तो इसमें बहुत सी कंपनी आ जाती हैं, जिसमें एक तो शाइना होगी, लैक्मे होगी, और फेयर एंड लवली होगी। ये किस में आ जाते हैं? ब्यूटी क्रीम में, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? पायस की। तो पायस में अपने को दो अलग अलग ध्यान रखने, एक तो जल में तेल यानी ऑयल इन वाटर, और एक ध्यान रखना है वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने निलंबन। निलंबन क्या होता है? निलंबन में क्या होता है? जैसे अपन ने बात की थी रेत और जल को मिला दें, तो आपको रेत और जल क्या दिखाई देगी? अलग अलग, यानी अलग अलग प्रावस्था दिखाई देगी, यानी एक से अधिक प्रावस्था बोल सकते हैं अपने, यानी ऐसा विषमांगी मिश्रण, ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें अपने को क्या मिले? एक से अधिक प्रावस्था मिले, जिसमें एक से अधिक
प्रावस्था देखने को मिले, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपने निलंबन। निलंबन की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ही अपने को ध्यान रखने हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे एक तो गया फेमस रेत में जल, ठीक है, और जैसे तेल और जल, और बात करें रेत के साथ अपने लोहे का चूर्ण, और रेत में सल्फर चूर्ण, और क्या हो सकता है जैसे शहद, तेल और जल। तो इसमें आपको जो तीनों अवस्थाएं हैं वो अलग अलग दिखाई देंगी, शहद वाली लेयर अलग, ऑयल वाली लेयर अलग और जल वाली लेयर अलग, ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं जो आपको अलग अलग दिखाई देगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं निलंबन। तो निलंबन में आपको ये ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं जो अपने को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि इसमें कणों का जो आकार है वो कितना होता है, कणों का आकार। तो इसमें जो कणों का आकार आता है वो होता है 100 nm से अधिक। 100 nm मतलब नैनोमीटर से अधिक। और समांगी में कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है तो कण क्या होता है छोटा, वो अपने को दिखाई नहीं देता, यानी दृश्यमान नहीं होता। उसी तरह अपनों ने उसके बाद कोलाइड के बारे में बात की कि आपके पास जो कण है वो क्या होगा, 1 nm से लेके 100 nm के मध्य होगा, यानी कण आपको दिखाई देगा। और इसमें ये कण तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह अपने कह सकते हैं कि कण बड़ा है तो इसको आंखों से अपने देख सकते हैं, यानी आंखों से क्या होता है, ये दृश्यमान होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होगा कि नहीं होगा। देखो कण अगर बड़ा है तो प्रकाश वहां से गुजरेगा नहीं, इसका मतलब प्रकीर्णन भी नहीं होगा। इसका मतलब कण जो है बड़े होते हैं इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। फिर बात करते हैं अपने पृथक्करण की। सेम अपने को जो 4 लाइनें याद रखनी है वो अलग अलग है, बस इसमें क्या अपने पास जो आंसर है वो चेंज हो जाएंगे, समांगी के लिए अलग, कोलाइड के लिए अलग, निलंबन के लिए अलग। तो यहाँ पे बात करें अपने कि जो अवयवों का पृथक्करण किससे होगा, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा। अब सामान्य भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें एक तो होता है छानकर जिसको बोलते हैं निस्पंदन। एक होता है हाथ से चुनकर, मतलब जैसे दाल होगी, दाल में कंकड़ निकालते हैं तो वो कौन सा है, हाथ से चुनकर। उसके बाद एक होता है चुंबक के द्वारा। चुंबक के द्वारा मतलब ये है कि जैसे बचपन में देखोगे बच्चों के हाथ में लकड़ी होती है, लकड़ी के साथ में कॉर्नर पे क्या लगाता है, तो चुंबक लग जाता है, और चुंबक लगा के वो रेत में ऐसे गुजरते हैं। और रेत में अगर गुजरते हैं या मिट्टी में गुजरते हैं तो साथ में क्या होता है, जितनी भी लोहे से जुड़ी जो चीज है वो चुंबक से चिपक जाती है, तो वो भी क्या है, सामान्य भौतिक विधियां। तो ये तो बात होगी किसकी, निलंबन की। तो निलंबन में अपने को ध्यान रखना है कणों का जो आकार है 100 nm से क्या होता है, अधिक होता है, आंखों से दृश्यमान होंगे क्योंकि कण बड़े हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। और कणों का जो पृथक्करण है यानी अवयवों का जो पृथक्करण है वो किससे होगा, सामान्य भौतिक विधियों से, यानी नॉर्मल जो अपने घरेलू यूज करते हैं, ठीक है, मशीनों से इसका यूज नहीं किया जाता। तो ये तो बात होगी अपनों ने पढ़ा टेंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पायस, निलंबन, कोलाइडी, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, विषमांगी मिश्रण में आ जाएंगे। तो इनसे जुड़ी जो आपकी डेफिनेशन है वो अपने को जरूर ध्यान रखना है और साथ में एग्जाम्पल भी। अब बात करते हैं अपने मिश्रण से हटके आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी भी कौन सी, आधुनिक आवर्त सारणी।
आधुनिक आवर्त सारणी से पहले बात करें कि आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो सबसे पहले बात करें आवर्त सारणी के जनक के बारे में। आवर्त सारणी के जनक, तो आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मेंडलीव। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी के बारे में बताया वो किन्होंने बताया? मेंडलीव के बारे में। इनका जो रूल था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है किन के आधार पर इन्होंने बांट दिए? परमाणु भार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किन के आधार पर बांट दिए इन्होंने? परमाणु भार के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बताई किन के आधार पर बताई? परमाणु भार के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया, जो भारी तत्व है इन्होंने क्या कर दिया? आवर्त सारणी में पहले रख दिया। जो भारी तत्व है उनको क्या रख दिया? पहले। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में तो बताया ही नहीं, यानी इनकी स्थिति के बारे में बता ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भारी तत्व पहले रख दिए, इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बताया ही नहीं, यानी आवर्त सारणी में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है ये इन्होंने नहीं बताया। किसने? मेंडलीव ने। इन्होंने जो वर्ग बताए ये भी अपने ध्यान रख लें, वर्ग और आवर्त। इन्होंने जो वर्ग बताए, वर्ग कितने? 8, और आवर्त कितने? यहाँ पे 6। ये किसने बताए? मेंडलीव ने। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपके पास इन्होंने परमाणु भार बताए, परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी बनाई, आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने भारी तत्व तो पहले रख दिए, भारी तत्व तो पहले रख दिए तो हाइड्रोजन की स्थिति ये बता नहीं पाए। ठीक है, तो ये तो था मेंडलीव। उसके बाद बात करते अपने आधुनिक। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इनके जो निर्माता है वो कौन है? तो कौन है? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। ठीक है, तो इसमें अपने बात करें कि इन्होंने आवर्त कितने बताए और इन्होंने वर्ग कितने बताए। देखो, इन्होंने आवर्त जो बताए वो कितने बताए? 7, और इन्होंने जो वर्ग बताए वो कितने बताए? 18। ठीक है, अब बात करें कि इन्होंने तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आधार पर बांट दिए? परमाणु भार के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण व रासायनिक गुण किन के आधार पर बांट दिए? परमाणु क्रमांक के आधार पर। बस डेफिनेशन में यही अंतर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक। तो इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी बना दी और इन्होंने परमाणु भार के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो टोटल तत्व बताए, कुल तत्व, तो इन्होंने जो कुल तत्व बताए वो कितना बताया? 118। ठीक है, तो ये तो बात होगी आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? हेनरी मोजले ने। और आवर्त सारणी के जनक पूछे तो कौन था? मेंडलीव। ठीक है, उसके बाद बात करें इसमें आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से, एक तो अपने बात करते हैं यहाँ पे आवर्त लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपने तत्व, यानी कितने तत्व हैं, और उसके बाद बात करते हैं आवर्त का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा आपके पास आवर्त फर्स्ट, और इसमें तत्व कितने? 2। उसी तरह बात करें यहाँ पे आपके पास सेकंड है, तो इसमें कितना आ जाएंगे तत्व? 8। उसके बाद थर्ड में आपके पास तत्व आ जाएंगे 8। उसी तरह फोर्थ है, फोर्थ में आपके पास तत्व है कितने? 18। फिर बात करें फिफ्थ में आपके पास तत्व 18। उसी तरह सिक्स, इसमें कितने? 32। और सेवंथ में भी कितने आपके पास? 32। ठीक है, तो ये तो बात होगी तत्व की, यानी ये तत्व हो गए। अब आवर्त की बात करें कि आवर्त इसमें कौन कौन से हैं। देखो, इसको तो नाम दिया है अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, जिसको अपने बोलते हैं टू शॉर्ट पीरियड। उसी बात करें आपके पास ये दोनों, इनको बोलते हैं लघु आवर्त, लघु आवर्त, जिसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके बाद ये दोनों सेम है, तो इनको बोलते हैं दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त। और दीर्घ आवर्त को क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। उसी तरह यहाँ पे आ गया आपके पास 32 तत्वों वाले, इनको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, यानी टू लॉन्ग पीरियड।
तो ये तो होगी आवर्त के नाम, ये तत्व होगी, और ये क्या होगी आपके पास आवर्त। ठीक है, तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने पास टोटल जो वर्ग है वो कितने 18, यानी टोटल वर्ग कितने अपने पास, अपने बात करें कुल वर्ग कितने यहाँ पे, कुल वर्ग है 18। अब ये 18 किस प्रकार बांटे हैं, तो एक तो अपने बांट देते हैं इनको ब्लॉक वाइज, ठीक है, और एक है वर्ग। तो यहाँ पे ब्लॉक की बात करें, एक तो एस, एक है पी ब्लॉक और एक है डी ब्लॉक, एस पी और डी। अब वर्ग की बात करें तो एस ब्लॉक में कितने वर्ग है, एक तो 1 और 2, ठीक है। डी की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 12 तक। उसी तरह पी की बात करें तो पी कहाँ तक है, 13 से लेके 18 तक। तो ये तो बात होगी वर्गों में। उसके बाद एक एफ होता है, एफ में जो आपके पास बात करें तो यहाँ पे 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बात करें कि जो एफ है वो आवर्त सारणी के बाहर रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि वो कैसे हैं, दुर्बल धातु है, ठीक है, दुर्बल धातु है, इसलिए इसको आवर्त सारणी में क्या रखा गया, बाहर, ठीक है। तो अपने तो वर्गों से आधारित अपने जितने भी अपने पास तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि एस तत्व में जो एस ब्लॉक है उसमें आपके पास जो वर्ग है 1 और 2, उनके आधार पर कौन से तत्व हैं, पी ब्लॉक के आधार पर कौन से वर्ग हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।